साथ मनोराज सक्सेना। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बहाने भी आरएसएस पर निशाना साधा। कहा कि मौजूद शिक्षा व्यवस्था एक विचारधारा का कब्जा है जो गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कुलपति आरएसएस के जरिए नियुक्त हो रहे हैं। साथ ही कहा कि आरएसएस का इतिहास और भविष्य को लेकर सीमित लक्ष्य है। I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent, are not, ideological, or are not committed to sort of a particular way of thinking, I think is important. राहुल गांधी के दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। कहा कि राहुल गांधी तोड़े अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश एलओपी, चीन और पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी देश के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस के ऊपर बयान दिया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस तो देश बांटता है और अलग अलग नजरिए से वो भारत देखता है। आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। अगर आरएसएस को समझना है उनको, तो दूसरे जन्म में समझ पाएंगे या नहीं भी 7 जन्म लेना पड़ेगा। अगर दादी उनकी जिंदा होती तो वो बता सकती थी 71 का जब युद्ध हो रहा था, आरएसएस सिविल पुलिस का काम कर रहा था। जब उनके कंस्टिट्यूएंसी में बाइडेन में उतनी बड़ी हादसा, प्राकृतिक हादसा हुआ, तो संघ के लोग वहां सेवा कर रहे थे। जब आपदा होता है तो संघ के लोग, ये तो भारत के संस्कार और संस्कृति का वाहक है आरएसएस को समझना उनके बूते की बाहर है। और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर कानपुर में रेल को डिरेल करने की साजिश से जुड़ी बड़ी अपडेट। विस्फोट अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पहली बार विस्फोटक अधिनियम धारा में यह केस दर्ज हुआ। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। रेलवे अधिकारी रमेश चंद्र की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कई जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। कानपुर में रेल को डिरेल करने की साजिश से जुड़ी हुई कई खबर सामने आई और अब ये जानकारी मिल रही है कि विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हो गया है। ऐसा पहली बार है कि विस्फोटक अधिनियम धारा में केस दर्ज हुआ। 2 लोगों को इस मामले में डिटेन कर पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर से एक्सप्रेस टकरा गई थी। हालांकि सूझबूझ ड्राइवर ने दिखाई, जिसकी वजह से हादसा टल गया, लेकिन कई ऐसे सुराग वहां पर मिले जिससे ये आशंका जाहिर की गई कि साजिश एक बड़ी थी ताकि ट्रेन को डिरेल किया जा सके। उसको नाकाम कर दिया गया। किसकी ये साजिश है, कौन रच रहा था, इसको लेकर लगातार कई जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं और अब पहली बार विस्फोटक अधिनियम धारा में केस दर्ज करते हुए 2 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से हादसा तो टल गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर रेलवे के सिस्टम के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि 2024 में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जब या तो ट्रेन किसी हादसे का शिकार हुई है या फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल बम,
रेल रूट पर नरसंहार की साजिश। कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? ये खबर डराने वाली है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से ट्रैक पर सिलेंडर बरामद हुआ है वो एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ड्राइवर ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो कालिंदी एक्सप्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हो सकती थी, क्योंकि रेल ट्रैक पर जो कुछ बरामद हुआ है वो रेलवे मंत्रालय समेत तमाम जांच एजेंसियों को डरा रहा है, क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा कांच की एक बोतल भी मिली है जिसमें पेट्रोल भरा था। इस बोतल में पलीते जैसी चीज भी लगी है। साथ ही ट्रैक के पास एक सफेद रंग का बैग भी बरामद हुआ है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि ट्रेन हादसे के जरिए कई लोगों को मारने की प्लानिंग की गई थी। 2024 में यह पहली बार नहीं है जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। सबसे पहले 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में मुरी एक्सप्रेस को यूपी के कौशाम्बी में डीरेल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान पटरियों पर पत्थर मिले थे। 29 जनवरी को मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच मांडा रोड पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ था, लेकिन मालगाड़ी से टकराकर उस ढक्कन के 2 टुकड़े हो गए थे। 1 मई 2024 को रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर बरामद हुआ था। उस दौरान नैनी दून एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी, क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में फंस गया था। 1 अगस्त 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पत्थर और सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश हुई थी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 24 अगस्त को भी ठीक उसी जगह सीमेंट के 2 ब्लॉक बरामद हुए थे। और अब कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई है, उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। यही वजह है कि वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर रेल मंत्री से बड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा है, रेलगाड़ियों को बेपटरी करने की कोशिशों की खबरें चिंता का विषय है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन कोशिशों के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ने के लिए राज्यों की पुलिस और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों की मदद ले। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। जाहिर है अब जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उन देशद्रोहियों का पता लगाया जाए जो रेल हादसों के जरिए न सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बल्कि देश की जनता को अपने नापाक इरादों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बरकरार है। आज एक बार फिर भेड़िया न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है। बहराइच जिले की महसी विधानसभा क्षेत्र के सिसैया चुरा मड़ी इलाके में आज फिर आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम भी पूरे इलाके की सर्चिंग में जुट गई है। वही यार ये हाँ भैया दोनों दिखाई दे वही। इससे पहले मैसी तहसील में देर रात भेड़िए ने एक लड़की पर भी हमला किया था। बताया गया है कि लड़की अपने घर के आंगन में आई तो वहां घात लगाकर बैठे भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और पैर पर काट लिया।
लड़की के हाथ में उसका मोबाइल फोन था, जिससे उसने भेड़िए को मारा तो भेड़िए ने उस पर पैर छोड़ा और थोड़ी दूरी पर ही जाकर खड़ा हो गया, जिसके बाद लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़की की आवाज सुनकर घर वाले आ गए और भेड़िए को भगा दिया। अजमेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पेपर लीक के आरोपी आरपीएससी मुख्यालय लाए गए हैं। रामू रामरायका, उसके बेटे दवेश और साथ ही बेटी शोभा को आरपीएससी लाया गया है। एसओजी के अधिकारी बाबूलाल कटारा से भी पूछताछ करेंगे। आरपीएससी मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। इस मामले में पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि कई और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है, क्योंकि पूछताछ में कई बड़े राज उगलने के लिए यहां पर तमाम तैयारी की गई है और उसी के बाद संभवतः और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो। तो लगातार बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। पेपर लीक के आरोपी आरपीएससी मुख्यालय लाए गए। बड़ी बात यह है कि रामू रामरायका का बेटा देवेश और बेटी शोभा को भी आरपीएससी लाया गया है। एसओजी के अधिकारी बाबूलाल कटारा से भी पूछताछ करेंगे, क्योंकि रामू रामरायका पहले ही कह चुका है कि उसने जो पेपर लिया था, जो अपने बच्चों को उपलब्ध कराया था, जिसके जरिए ये एग्जाम क्रैक किया गया था, वो पेपर बाबूलाल कटारा से लिया गया था। बाबूलाल कटारा आरपीएससी का सदस्य रहा है और आपको याद होगा शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके तार इस एसआई भर्ती पेपर लीक से भी जुड़े हुए हैं। आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, और अब रामू रामरायका जो कि आरपीएससी का सदस्य रहा है, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके बेटे और बेटी को भी आरपीएससी मुख्यालय लाया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर से अशोक, हमारे संवाददाता एक्सक्लूसिव तस्वीरें दे रहे हैं और अपडेट भी दे रहे हैं। इस वक्त अशोक क्या कुछ चल रहा है? आरपीएससी लेकर आया गया है देवेश और शोभा को। जी बिल्कुल, देवेश, शोभा और उनके पिता रामू रामरायका को आज जो है आरपीएससी कार्यालय लाया गया है। इससे पहले जब बाबूलाल कटारा को लाया गया था और उनसे जो है अंदर पूछताछ की जा रही है। अब इनकी जो एंट्री की फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद इनको भी अंदर जहां पूछताछ के लिए जगह स्थान जो निर्धारित किया गया है वहां ले जाया जाएगा। साथ ही पूर्व में जो पेपर लीक वाले मामले हैं उसे लेकर व्यक्तिगत दोनों को आमने सामने बिठाकर कहां पेपर दिया था और किस तरह से इन्होंने पेपर को कहां दिया था, इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है रामू रामरायका और बाबूलाल कटारा और उनकी 2 जो बेटे बेटी हैं शोभा और देवेश को, उनसे पूछताछ की जानी है। साथ ही इस दफ्तर में जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनके सामने भी सभी को बातचीत करवाई जाएगी। कौन से चैम्बर में बैठे थे, उस समय अधिकारी कौन से थे, मौका नक्शा यहाँ बनाया जाएगा कि उस समय जब अधिकारी थे और कर्मचारी थे तो पेपर किस जगह पर दिया गया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्योंकि लगातार जो है आरपीएससी के सदस्य 2 अब सदस्य सामने आ गए हैं और आरपीएससी पे सवाल खड़े हो रहे थे, तो अब जो है एसओजी की ओर से भी इस कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। पेपर लीक के इस मामले में अशोक बाबूलाल कटारा को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? उसकी लोकेशन कहाँ है? क्या वो भी आरपीएससी में है? जी बिल्कुल, बाबूलाल कटारा 1.5 घंटे पहले ही उनको जो है अंदर लाया गया था। उनका जो सीज चैम्बर था उसको खोला गया था, उस चैम्बर में जो दस्तावेज है उसको खंगाला गया था और उसके 1.5 घंटे बाद अब जो है एसओजी की ओर से जो है अशोक, बड़ी बात यह है कि दोनों ही पूर्व सदस्य रहे आरपीएससी के, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो या रामू रामरायका हो। अब तक क्या जांच में सामने आया है? क्या यहाँ पर रामू रामरायका ने आपसी जान पहचान के चलते बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था या बकायदा इसे खरीदा गया था? जी बिल्कुल, दोनों ही सदस्य रहे थे। जब एसआई भर्ती हुई थी तो बाबूलाल कटारा का एक बयान जब लिया गया था तो बताया जा रहा है कि बाबूलाल कटारा ने बोला कि रामू रामरायका को जो उन्होंने पेपर दिया था, बेटे बेटी के लिए पेपर दिया था, उसी विषय को लेकर जो है इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया गया। इन बेटे बेटी को गिरफ्तार किया गया है, कई एसआई है उनको जो है इस मामले में जो गिरफ्तार किया गया है। और अब अंदर जो आरपीएससी में जो ये खेल पूरा चल रहा था, तो उस दौरान 2021 का जब ये मामला है तो उस दौरान कौन कौन इसमें शामिल था, कौन अधिकारी इसमें बैठे थे और जो कर्मचारी थे वो इसमें लिप्त है या नहीं है, इन सभी विषयों को लेकर जो है अब अशोक, क्या और भी दूसरे आरपीएससी के अधिकारी से बातचीत हो रही है इस वक्त पर?
जी बिल्कुल, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आरपीएससी के अंदर जब गए हैं, एसओजी ने चैम्बर खुलवाया है, तो उस दौरान जब इनके अंडर में जो कर्मचारी अधिकारी तत्कालीन समय में रहे होंगे दोनों के ही, तो उनसे भी हो सकता है, क्योंकि जब सदस्य रहे थे तो अधिकारी भी थे इनके पास, कर्मचारी भी थे, वो पेपर कहां से आया, कौन इसमें शामिल था, इन सभी पहलुओं को लेकर जो है पूछताछ होनी है। फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद जो रामूराम रायका है और जो उनके बेटे बेटी हैं, जब वो अंदर आ रहे थे तो अपनी शक्ल छुपाते हुए दिख रहे थे। आपने जब तस्वीरों में देखा हमने, तो दोनों मतलब कुछ न कुछ जो गलतियां उन्होंने कई की है, और उसके बाद जब उजागर जब सामने आई है ये पूरा घटनाक्रम, तो अब जो है उनको आरपीएससी लाया गया है। आरपीएससी में जब 6 साल का उनका कार्यकाल रहा, उस दौरान कौन कौन सी भर्तियां हुई थी, इसे लेकर भी हो सकता है आगे जांच हो। फिलहाल एसआई भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, और जो दस्तावेज यहाँ पर अशोक, ये जो पेपर बाबूलाल कटारा से रामूराम रायका ने लिया था, ये क्या आरपीएससी के अंदर से लिया था, कार्यालय से लिया था, या कहीं बाहर मीटिंग हुई थी वहां पर पेपर दिया गया था? जी बिल्कुल, उस दौरान जो है दोनों ही सदस्य आरपीएससी में ही मौजूद थे, लेकिन ये पेपर कहां मिला, प्रेस के माध्यम से इनके पास आया या फिर आरपीएससी में ही जो दोनों सदस्य थे तो मेलजोल करते हुए इन्होंने पेपर दिया, इस विषय को लेकर जो है फिलहाल आरपीएससी की ओर से भी कुछ नहीं कहा जा रहा, एसओजी की ओर से अभी कहा जा रहा है कि जांच अभी इस मामले में की जा रही है। तो ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा कि पेपर कहां मिला और किस समय इनको दिया था, लेकिन पेपर अशोक, रामूराम रायका कहां पर बैठते थे, क्या वो चैम्बर था, क्या वहां पर भी रामूराम रायका को लाया जाएगा, किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, रामूराम रायका का एक कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वो जो है यहाँ से चले गए थे। उनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद दूसरे सदस्य को जो है उनका चैम्बर दे दिया गया था, तो उनके चैम्बर में तो अन्य सदस्य हैं वो बैठ गए हैं, लेकिन चूंकि पहले ही जब सदस्य रहते हुए बाबूलाल कटारा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनका जो चैम्बर है 10 महीने पहले सीज कर दिया गया था। उस चैम्बर में जो है उनसे पूछताछ बाबूलाल कटारा से हो रही है। अब रामूराम रायका को भी उसके पास ले जाया जाएगा, और जो उनके अंडर में कर्मचारी अधिकारी थे उनको वहां बुलाया जाएगा। उनके सामने जो दस्तावेज है या कागजात हैं जो भर्ती के दौरान जो सामने आए थे, उन कागजात को भी मंगाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग रैंक पे जो एसआई भर्ती हुई थी, अलग अलग रैंक के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी जो है गिरफ्तार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। अशोक, ये बताइए, रामूराम रायका का तो 2021 के बाद कार्यकाल खत्म हो गया था, उनके अंदर जो स्टाफ होगा क्या वो यहाँ पर मौजूद होगा, क्या उन लोगों के लिए भी पहले नोटिस दे दिया गया कि आपसे पूछताछ की जाएगी? मकसद क्या है यहाँ पर रामूराम रायका को, उसके बेटे और बेटी को आरपीएससी लाने का? इसके जरिए क्या समझने की कोशिश करेगी एसओजी की टीम? जी बिल्कुल, एसओजी की टीम इस मामले में मौका नक्शा बनाएगी। जब ये स्थिति दोनों यहाँ मौजूद थे तब इनका जो चैम्बर था वो कौन सा था, और जो रामूराम रायका का चैम्बर था वो कौन सा था, कौन कौन कर्मचारी थे, उनका बयान दर्ज किए जाएंगे कि इस भर्ती में जब पेपर सामने आया था तो किस किस ने देखा, किस किस ने नहीं देखा, ये पेपर की प्रक्रिया पूरी क्या थी, वो कर्मचारियों से, अधिकारियों से यहाँ पर जो है बयान दर्ज करके उनकी लिखी जाएगी कि पेपर जो है यहाँ पर आता है या नहीं आता है। अगर पेपर यहाँ नहीं आता है तो बयान में दर्ज किया जाएगा, और अगर ये पेपर इन दोनों की कम्युनिकेशन से ही आया है तो कहां से आया है, इन सभी विषयों को लेकर जो है एसओजी अपने सवाल जो है वहां दोनों के सामने रखेगी। अधिकारी जो है उनसे भी पूछताछ होगी कि अगर पेपर लीक होता है या पेपर इनके पास आता है तो वो तरीका क्या है, वो सवाल या पूरा सवाल इनके पास आए या पूरा पेपर जो इनके पास पहुंचा था वो एक सवाल जो है पूरे एक साथ थे, ये सब जो चीजें हैं वो इसमें जो है पूछताछ की जानी है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन कौन इनसे संपर्क में थे, और जो कर्मचारी हैं वो कौन कौन इनके संपर्क में थे, ये सब जो है। अशोक, रामूराम रायका और उसके बेटे बेटी की भी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, गाड़ी में मुंह छुपाने की कोशिश है, सभी को एक साथ लाया गया है आरपीएससी एक ही गाड़ी से? रामूराम रायका और उनके 2 बेटे बेटी देवेश और शोभा को एक साथ अभी 1.5 घंटे बाद लाया गया। 1.5 घंटे पहले जो है बाबूलाल कटारा को लाया गया था, उनका चैम्बर जो सीज था उसे एडीएम की मौजूदगी में, एसडीएम की मौजूदगी में खुलवाया गया, और उसमें जो दस्तावेज है उनकी चेकिंग की गई, उनसे पूछताछ की गई, और उसके 1.5 घंटे बाद जो है उनको लाया गया है। तो अब स्थिति क्या अंदर चलती है, किस तरह से पूछताछ होती है, वो एसओजी जो है बाहर निकलने पर ही बता पाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर अजमेर से निकल के आ रही है कि जो इस मामले में है लगातार एसओजी कार्रवाई कर रही है। पहले सदस्य को, फिर पूर्व सदस्य को, इनको जो है गिरफ्त में लिया गया है। बेटे बेटी का जो मामला है वो एसआई भर्ती में सामने आया है। अशोक, जाहिर तौर पर ये पहली बार है कि आरपीएससी के 2
पूर्व सदस्य हत्या चढ़े हैं एसओजी के, यानी कि बहुत बड़ी सी गिरफ्तारी कही जा रही है और बहुत बड़े माना जा रहा है कि बड़े खुलासे भी होंगे इनके जरिए। आप बता रहे कि बाबूलाल कटारा का जो चैम्बर था वो एसडीएम की मौजूदगी में खोला गया है, चूंकि अब रामूराम रायका भी आ गया है, क्या उसका भी चैम्बर खोलने की प्रक्रिया होगी शुरू? जी बिल्कुल, रामूराम रायका 2021 में ही रिटायर्ड, मतलब यहाँ से जो है उनका रिटायर हो गए थे, यहाँ से चले गए थे, तो उनका जो चैम्बर है वो सीज नहीं हुआ था। अच्छा। ऐसे में उनका सीज किसी और जो मतलब उनका जो चैम्बर है किसी और जो सदस्य हैं उनको दे दिया गया था। तो ऐसे में उनका जो चैम्बर है वो किसी तरह से सीज नहीं था। ऐसे में उनके चैम्बर से तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो दूसरे सदस्य के पास चले गए। लेकिन जो रामूराम जो बाबूलाल कटारा का चैम्बर है उसको खोला गया है, उसमें पूछताछ की गई है और उसमें जो दस्तावेज रखे हैं जो पूर्व में अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई दस्तावेज मिलते हैं तो उनको जो है एसओजी की ओर से जब्त किया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर बाबूलाल कटारा का निवास है उसको भी एसओजी की ओर से सीज किया गया था, तो ऐसे में उसको भी यहाँ पर जो है एसओजी की ओर से खंगाला जा सकता है। और अब अंदर जो है दोनों से स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर बातचीत की जानी है, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम आरपीएससी से जुड़ा हुआ है, आरपीएससी से ही जो है पेपर जाहिर तौर पर हो सकता है कि रामूराम रायका का सामना यहाँ पर बाबूलाल कटारा से भी हो कि कैसे कैसे वो मिलते थे, क्या बातें होती थी, कहाँ वो जगह थी, कौन सी वो लोकेशन थी, कौन सा वो चैम्बर था। बाबूलाल कटारा का चैम्बर खोल दिया गया है और वहां पर भी माना जा रहा है कि जो फाइलें हैं उन्हें जब्त किया गया है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान लगातार दिखा रहा है, अपडेट भी देता रहेगा। फिलहाल अशोक बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर पर लगातार नजर रहेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए सांचौर का रुख कर रहे हैं, जहां पर नए जिलों को लेकर मदन राठौर के बयान पर घमासान मच गया है। मदन राठौर के बयान पर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जवाब दिया है। मदन राठौर के बयानों का कड़ा विरोध किया गया, कहा कि जनता के नाम वक्तव्य में विरोध किया दिया और अंतिम दम तक संघर्ष करने की बात भी कही गई है। पूर्व मंत्री कल रात ही जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। नए जिलों के विषय में प्रमुख नेताओं से आज मुलाकात भी करेंगे। नमस्कार, मैं सुखराम बिश्नोई, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, सांचौर जिले वासियों से सादर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ ने आज वक्तव्य जारी करके कहा कि सांचौर जिले सहित 2-3 जो जिले बने हैं उनका कोई जिले बनाने में मापदंड पूरा नहीं किया गया है, बेतुके के तरीके से बनाए गए हैं, केवल मात्र लोगों को, नेताओं को राजी करने के लिए बनाए गए हैं। मैं माननीय मदन राठौड़ से निवेदन करना चाहता हूं कि सांचौर जिला जो बना है वो जालोर जो पुराना जिला उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही इसके दूरस्थ जो सांचौर जिले के गांव हैं उनकी दूरी जालोर से 220-30 किलोमीटर पड़ती है। नए भारत के युद्ध की तकनीक और युद्ध की मशीनरी में लगातार इजाफा हो रहा है, इस खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच चुका है आसाराम। 12 दिन तक इलाज कराकर वापस लौटा है आसाराम। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है आसाराम। हाईकोर्ट ने 12 दिन की पैरोल दी थी, ट्रीटमेंट के लिए महाराष्ट्र गया था आसाराम और उसके बाद आज जोधपुर वापस लौट आया है। जोधपुर सेंट्रल जेल में वापसी हुई है आसाराम की। हाईकोर्ट ने 12 दिन की पैरोल दी थी आसाराम को ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, इसके लिए उसे महाराष्ट्र लाया गया। आज महाराष्ट्र से वापस वो जोधपुर लौटा है। 12 दिन के इलाज करने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम की वापसी हुई है। यहीं पर वो आपको बता दें कि सजा काट रहा है। आपको बता दें कि आसाराम की अचानक तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद पैरोल की यहां पर मांग की गई। हाईकोर्ट ने आखिरकार 12 दिन की पैरोल की मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ। आज सुबह ही वापस वो लौटा जोधपुर। तस्वीरें आपके सामने, जब वो जोधपुर लौटा है सेंट्रल जेल में, एक बार फिर उसकी वापसी हुई है। देखिए, ओबीसी मोर्चा और मुझे लगता है कि पूरे देश की राजनीति में देश के ओबीसी समाज को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है और जहां नहीं समझ पा रहे उनको हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस देश में ओबीसी के साथ छलावा करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आजादी के बाद लगातार
इस देश का ओबीसी वर्ग छला गया। कांग्रेस की सरकारों ने षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी समाज को मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया। कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबाना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाना, हमारे राष्ट्रीय आयोग को एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाना, ये इसके स्पष्ट प्रमाण है कि ओबीसी समाज को आज इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। और हमारे ओबीसी समाज का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी पर अटूट है और भारतीय जनता पार्टी भी देश भर के ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है और बड़ी संख्या में ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहा है। जो नाराज है हम उनको भी मनाएंगे और अपने साथ लाकर खड़ा करेंगे। तो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को आप सुन रहे थे। जयपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान चल रहा है, उसी को लेकर जानकारी देते हुए 3 का तड़का में आज के लिए इतना ही।